नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश नंदन आपका स्वागत करता हूं मैं अपने इस ब्लॉग में, जिसका चैनल का नाम है ब्रजेश एंड ज्योति ब्लॉग। दोस्तों, मैं पिछले ब्लॉग में आपको सोमनाथ का दर्शन कराया था। दोस्तों, आज हम लोग निकल पड़े हैं दीव की ओर। दोस्तों, ये जो दीव है ये गुजरात में के पश्चिमी छोर पे स्थित है। दोस्तों, ये भारत का सबसे पश्चिमी छोर पे एक टापू है। दोस्तों, आज हम लोग चलते हैं दीव की ओर। मैं कुछ रास्ते का सीन दिखा रहा हूँ। चारों तरफ आपको नारियल के पेड़ दिखाई पड़ेंगे और चलते चलते हम सबसे पहले पहुँचते हैं गंगेश्वर महादेव मंदिर के पास। दोस्तों, ये महादेव मंदिर समुद्र के किनारे है, जो कि यहाँ पर 5 शिवलिंग बने हुए हैं। दोस्तों, ये जो शिवलिंग है ये समुद्र के किनारे है बिल्कुल ही, और ये गुफा के अंदर है। कहा जाता है कि यहाँ महाभारत के काल में अज्ञातवास के दौरान 5 पांडव यहाँ पर आए हुए थे और भगवान शिव की तपस्या उन्होंने की थी, और उन्होंने 5 भाइयों ने अलग अलग 5 शिवलिंग भी बनवाए थे और उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना की थी। तो दोस्तों, ये बिल्कुल समुद्र के किनारे है, और जब ये समंदर में पानी जब ज्वार ज़्यादा आता है तो ये सारे शिवलिंग ढक जाते हैं और दिखाई नहीं पड़ता। जब ज्वार वापस जाते हैं तभी आप इस शिवलिंग को देख पाएंगे और यहाँ के दर्शन कर पाएंगे। दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं आइनेस खुखरी की ओर। ये आइनेस खुखरी समुद्र के किनारे स्थित है। अगर इसके इतिहास की बात करें तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं इसकी जानकारी लेने के लिए, और हम लोग यहाँ पर पार्किंग का एरिया बना हुआ है। यहाँ से हम लोग पैदल ही चले, आप ई रिक्शा से भी जा सकते हैं। यहाँ पर ई रिक्शा भी अवेलेबल है, जो कि आपको थोड़ा सा ऊंचाई पर है, इसलिए आप ई रिक्शा का सहारा ले सकते हैं। दूर में देखिए आपको दिख रहा है एक छोटा सा, यहाँ से आइनेस खुखरी का वो एक स्मारक जैसा दिख रहा है। हम लोग पैदल ही चढ़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल शानदार रोड बना हुआ है, और देखिए ये ई रिक्शा लोग वापस भी आ रहे हैं। आप यहाँ पर जा सकते हैं पैदल। बहुत अच्छा लगता है, मनोरम दृश्य है प्रकृति का ये, बिल्कुल समुद्र के किनारे शानदार नज़ारा। देखिए हम लोग पैदल चढ़ाई कर रहे हैं और चलते हैं आइनेस खुखरी के पास। दोस्तों, ये आइनेस खुखरी जो है भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत है। एक शक्तिशाली युद्धपोत था जिसका उपयोग 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय किया गया था। इस युद्धपोत पर कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला के साथ 176 नौसैनिक तैनात थे। दुश्मन के मिसाइल के क्षतिग्रस्त होने के बाद यह पोत समुद्र में डूब गया था और सभी सैनिकों को जल समाधि लेनी पड़ी थी। उन्हीं की शहादत की याद में दोस्तों यहाँ पर एक स्मारक बनाया गया है, और ये जो आपने देखा ये आइनेस खुखरी का उसी का एक युद्धपोत का एक मॉडल है। और यहाँ से प्रकृति का एक शानदार नज़ारा आपको दिख रहा है। यहाँ सी बीच भी है, आप यहाँ पर बीच का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। और कभी भी अगर आप दीव टूर पे आएँ तो ये नज़ारा आपको देखना चाहिए, एक बार यहाँ करके ज़रूर विजिट करना चाहिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं संत पॉल चर्च की ओर। पूरे टूर में मुझे ये चर्च ही अच्छा नहीं लगा देखने में, ये अंदर जाना था। मुझे यहाँ के बहुत निराशा लगी, पता नहीं लोग यहाँ क्यों आते हैं, आई डोंट नो। पर मैं तो दोबारा कभी यहाँ नहीं जाना चाहूँगी, इसलिए हम लोग अंदर गए भी नहीं। उसके बाद हम लोग चले गए किला देखने को यहाँ आके दोस्तों। लेकिन मुझे बहुत 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 ही अच्छा लगा। ये किला बहुत ही पुराना है, 922 ईस्वी में बना है। मेरे को तो लगा कि मैं गलत देख रही हूँ, कहीं 1922 तो नहीं है, लेकिन नहीं, ये 922 है। यहाँ पे हमें अपने इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। ये पुर्तगालियों के द्वारा बनवाया गया था। और यहाँ पे आप आगे देख पाएंगे कि जैसा कि हम लोग बचपन से सुनते हैं कि काला पानी की सज़ा दी जाती, काला पानी की सज़ा दी। आखिर आज मैंने देख ही लिया कि काला पानी की सज़ा कहाँ दी जाती थी। मतलब ऐसा हुआ कि जो मैं बचपन से बुक्स में रीड की थी, सुनी थी, ऐसा आज बहुत सारा चीज़ है जो मैं देख पाई। जैसे कि लाइट हाउस, वो मैंने मूवी में देख रखा था, लेकिन आज मैं रियल में देख पाई। चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं इस किला के अंदर। ये रास्ता है, बिल्कुल ही अच्छा रोड बनाया हुआ है। हम किले के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं और
बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये बाहर से आपको व्यू दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये ड्रेन बना हुआ है जहाँ से कि हम इंटर करते हैं साइड से किले की सुरक्षा के लिए। और ये साइड से आपको देखिए समुद्र का नज़ारा दिख रहा है। बिल्कुल ही ये सबसे कहा जाता है ये पश्चिमी छोर है। और हम लोग किले के द्वार के पास आ चुके हैं। और एक तरफ यहाँ से इधर समुद्र की तरफ जाने का रास्ता है, दूसरी तरफ किले के अंदर का ये दरवाज़ा है। यहाँ से हम लोग किले के अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर एक फिर दूसरा गेट है, एक गेट हमने क्रॉस किया, फिर ये दूसरा गेट, फिर गेट के अंदर देखिए यहाँ पर कुछ कार्यक्रम चल रहा है, काम चल रहा है, अंदर वर्क हो रहा है इसको पुनर्निर्माण के लिए, लोगों को देखने के लिए। और इसमें यहाँ पर टिकट का भी व्यवस्था किया जाएगा। अभी तो यहाँ पर एंट्री फ्री है। और यहाँ पर हम लोग चलते हैं दरवाजे के पास अंदर जाने के लिए, जहाँ पर बगल में ये बनाया हुआ है साइन बोर्ड जिसके बारे में, जिस पर लिखा हुआ है साफ अक्षरों में कि किसके द्वारा बनवाया गया है और कितनी ईस्वी में बनवाया गया है। अगर मैं इसका थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के बताऊं, यह द्वीप का प्रायद्वीप सौराष्ट्र जल डमरू मध्य के दक्षिण पूर्वी छोर पर पुर्तगालियों द्वारा 1535 में नूनो द कुन्हा के द्वारा बनाया गया था। और इसका पुनर्निर्माण 1546 में वायसराय डी जियो डी कास्त्रो ने करवाया था। यह किला जो है 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा हुआ है। और किला के ऊपर में तोपों की तैनाती की गई है, जिसको हम अभी आपको एक्सप्लोर करने वाले हैं। देखिए मेरे पीछे आपको तोप दिख रहे होंगे, ये सबसे ये ऊपर में है। और ये चारों तरफ यहाँ पर तोप तैयार करके रखा गया है ताकि दुश्मन को यहाँ से देखा जा सके और उस पर वार किया जा सके। ये आपको शाम का समय है, ऊपर सूरज दिखाई दे रहा है। मैं आपको फोर्ट का ऊपरी पार्ट को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। ये लोग ऊपर भी चढ़ते हैं यहाँ से और फिर हम लोग वापस आते हैं। और अगर इस किले की बात किया जाए दोस्तों, यह किला करीब 56,736 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। किले के अंदर शस्त्र और बारूद का भी अच्छी व्यवस्था थी। खाद्यान्न एवं पानी के संग्रह की भी पर्याप्त व्यवस्था थी। और संकट काल में यहाँ से भागने के लिए कई भूमिगत सुरंग भी थे। एशिया के अंदर पुर्तगालियों का ये सबसे महत्वपूर्ण किला था। यह बाहर आ गए हैं, यहाँ से हम एक कहा जाता है एक बंदरगाह की तरह यहाँ पर एक बना हुआ है, जहाँ से आप देख सकते हैं सैलानी यहाँ पर आते हैं फोटोग्राफी करने। और यहाँ पर दोस्तों आपने काई पोचे मूवी का देखा होगा, मूवी में ये सीन जरूर देखा होगा, उसकी शूटिंग यहाँ पर हुई थी। आप ये जो आप दूर में देख रहे हैं एक टापू जैसा बना हुआ है। अब ये कहा जाता है यहाँ पर काले पानी की सज़ा दी जाती थी। और जो भी हो वहाँ पर ये समुद्र के बीच में था, जहाँ पर कि हम लोग गए नहीं क्योंकि वहाँ पर उस टाइम कोई बोट नहीं था। लेकिन कहा जाता है वहाँ पर लोग आते हैं और वहाँ पर भी लोग जाते हैं। चलिए अब हम लोग आपको लिए चलते हैं बीच के पास, दी बीच, जो कि बहुत ही फेमस है। और उस बीच का नाम है नागोआ बीच। चलते हैं अब बीच के पास। रास्ते में आपको ताड़ के पेड़ मिलेंगे दोस्तों। ये यहाँ पर आपको कई शाखाओं वाले ताड़ के पेड़ दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। बहुत ही शानदार नज़ारा। और अब हम लोग पहुँच गए हैं नागोआ बीच, जहाँ पर आपको यहाँ पर बोटिंग का नज़ारा दिखाई पड़ेगा। देखिए यहाँ पर काफ़ी दूर दूर तक नीला सागर दिखाई दे रहा है। ये देखिए हम लोग बीच पे पहुंच चुके हैं और हम लोग अब जा रहे हैं पैरास ग्लाइडिंग करने के लिए, जो मैंने बहुत ही दिनों से सोच रखा था कि मैं जब भी बीच पे जाऊंगी तो पैराग्लाइडिंग तो ज़रूर करूंगी। इसको पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग भी बोलते हैं। और ये देखिए मेरा सपना वो पूरा होने जा रहा है, जो मैंने बहुत दिनों से देख रखा था। मेरा बीच पे जाने का बस एक ही रीज़न था कि मैं ये करूं। कैसा लग रहा था वहाँ जाने के बाद? क्या बताऊँ, मेरे को तो अंदर से थोड़ा डर लग रहा था कि पता नहीं इतनी ऊंचाई पे जाने के बाद कैसा फील होगा। लेकिन इतनी ऊंचाई जाने के बाद फिर डर सा नहीं लगा कि अरे यार ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा,
हम तो सोच रहे थे पता नहीं क्या सोचे कि तुम अकेले आकर के वहाँ पर, हम तुम्हारे साथ भी नहीं थे। लेकिन मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा था कि 1 घंटा 2 घंटे तक ऐसे ही मैं रहूँ आसमान के बीच में अकेले। अच्छा, मज़ा आ गया ना? बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्या बताऊँ मैं, आई कांट एक्सप्लेन इन माई वर्ड्स। तो क्या लगता है जब भी किसी को जाना जाए सी बीच पे ये जरूर करना चाहिए? हाँ, ज़रूर करना चाहिए, डरने की कोई बात ही नहीं होती है यहाँ पे, एकदम बेहिचक होके करना चाहिए। तुमको देख करके मैं तो सोच रहा था कि अब मेरा नंबर आने वाला है, अब मैं क्या सोचूंगा, मुझे कैसा फील होगा ऊपर में, पता नहीं। दोस्तों ये जो ऊंचाई है ना, समुद्र तल से लगभग 300 फीट ऊंचाई पर ये बोट के द्वारा उड़ाया जाता है। बहुत ही फास्ट बोट से इसको खींचा जाता है और ऑटोमेटिक ये हवा में तैरने लगता है। बहुत ही मज़ा आता है ऊपर जाने के बाद। हम तो पहली बार गए हैं, इसलिए जब भी आइए एक बार पैरासेलिंग ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये बार बार ये मौका नहीं मिलता है। ज्योति के आने के बाद अब मेरी बारी थी। मैं तैयार था, काफ़ी एक्साइटेड था और रोमांचित भी था कि क्या होने वाला है मेरे साथ। पहली बार हम बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले हैं, बिल्कुल हवा में, और मैं ये उड़ गया। देखते देखते काफ़ी स्पीड में मैं उड़ रहा था हवा में, और वहाँ से मैंने यही महसूस किया, वहाँ से नीचे नहीं देखना चाहिए, हमेशा दूर दूर सागर को देखिए, लोगों को देखिए, प्रकृति का नज़ारा देखिए। बहुत आनंद आने वाला है, बहुत आनंद आता है वहाँ से। और अगर आप नीचे देखेंगे तो फिर आपको डर सा महसूस होगा। और जैसे ही होता क्या था कि जब बोट स्लो होती थी थोड़ा मैं नीचे आता था, ऐसे थोड़ा डर लगता था, लेकिन जब मैं दूर देखता था मेरी डर खत्म हो जाती थी। बहुत मज़ा आया ऊपर में उड़ करके, जो मैं मूवी में देखता था इस तरह से उड़ते हुए, पहली बार मेरे साथ हुआ और मैं हवा में उड़ा, बिल्कुल पानी के सतह के ऊपर 300 फीट ऊंचाई पर। पहले तो मैं डरा था, लेकिन अब लगा कि नहीं, कभी भी अगर दोबारा मौका मिला जाने का तो पैरासेलिंग ज़रूर करूँगा, और जितना ज़्यादा समय तक कर सकें करूँगा। दोस्तों जब भी आएँ सी बीच के पास तो इसका नज़ारा ज़रूर देखें, कैमरे में कैद करें और इसका भी आनंद उठाएं, क्योंकि ये आपको रोमांच से भर देने वाला मोमेंट होता है। और फिर देखिए मैं धीरे धीरे नीचे आ रहा हूँ, और वहाँ पर तैयार होते हैं सब लोग पकड़ने वाले, और हमेशा सुरक्षित उतार करके आपको वापस भेज देते हैं। फिर हम लोगों ने ये ज्वार का मज़ा लिया, पानी की लहरों के साथ खेले। ये देखिए दिल का भी फिगर बनाया युवती ने, और तुरंत ही पीछे से पानी आया और उसको मिटा दिया। ये बहुत ही मनोरम दृश्य है। लोग यहाँ पर देखिए किस तरह से बोटिंग भी कर रहे हैं। शाम का समय हो चुका है दोस्तों, और इसलिए हम लोग सोचे कि और भी कुछ यहाँ पर पानी का खेल खेलेंगे, लेकिन ज़्यादा समय नहीं था, इसलिए हमने जल्दी जल्दी अपना जो कुछ भी था करना किया। देखिए कैसे ज्योति पानी के साथ खेल रही है। बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे हमें आकर के, और ये बहुत ही समुंदर के पानी के साथ खेलने का मज़ा ही कुछ और है। इसलिए जब भी आइए ये नज़ारा ज़रूर देखिए और आनंद लीजिए। देखिए किस तरह से पानी के साथ मज़ा ले रही है ज्योति। और ये देखिए अब शाम हो चला है, सनसेट होने वाला है, और धीरे धीरे लोग अब यहाँ से वापस जा रहे हैं। और फिर हम लोगों ने समुद्र का नज़ारा देखते हुए हम लोग भी अब वापस, हमें भी जाना है वापस सोमनाथ, क्योंकि हमारी गाड़ी सोमनाथ से बुक हुई थी। और फिर हम लोग वहाँ से वापस ट्रेन पकड़कर हम लोग द्वारका के लिए प्रस्थान करेंगे। तो दोस्तों ये ब्लॉग अगर आपने यहाँ तक देखा, आशा करते हैं आप हमारे इस चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं आपको आने वाले अगले ब्लॉग में मैं आपको अब द्वारका का टूर कराने वाला हूँ, क्योंकि कल जो हमारा प्रोग्राम है वो द्वारका का है। द्वारकाधीश मंदिर को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। जैसे आपको दिखाएंगे कि कैसे द्वारका, सबसे पहले हम लोग द्वारका स्टेशन जाएंगे, फिर वहाँ से और भी जो भी तीर्थ स्थान है वो दर्शन करने के बाद फिर हम लोग समुद्र के बीच में जो द्वारकाधीश मंदिर है हम लोग वहाँ जाएंगे।
और फिर वहाँ के दर्शन आपको कराएंगे। दोस्तों ये व्लॉग बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि पहली बार हम लोग समुद्र के किनारे पहुँचे। बेचारा सुनील कोई भी प्रोग्राम में से हिस्सा नहीं लिया और फिर हम लोग वापस चल पड़े। दोस्तों अभी भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टूर को विजिट कर पाएँ। तो दोस्तों हमारे चैनल को प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।